अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। खामखा गिरफ्तार करूँगा, मैंने कहा, और उसके दिल से कुछ और बातें निकलवाने के वास्ते मैंने उससे पूछा, मलिक रहमत के अलावा भी तुम्हारी बहू का किसी के साथ ताल्लुक़ है या पहले था? मैं किसी एक का नाम नहीं बता सकती, उसने जवाब दिया। मैं बता सकती हूँ कि इस औरत का कोई एतबार नहीं। सफ़िया के भाई कैसे आदमी हैं? वो तो शरीफ लोग हैं, उसने जवाब दिया। उनकी माँ बड़ी होशियार औरत है, उसका खामिद शरीफ आदमी है। मालूम नहीं ये लड़की किस तरह इतनी आज़ाद हो गई थी कि किसी के काबू में नहीं आती। तुम्हारे बेटे की कोई औलाद है? नहीं, इसने जवाब दिया। शादी कुछ 6 साल से ऊपर अरसा हो गया है। इस बद्दुआई हुई की गोद हरी नहीं हुई। मैंने इसको उठाकर उसके बेटे को अंदर बुलाया। वो जिस्म और चेहरे और चाल ढाल से मरीज लगता था। मैंने उससे पूछा कि उसको क्या तकलीफ़ है, तो उसने बताया कि 4 साढ़े 4 सालों से उसको हल्का हल्का बुखार रहता है। बहुत इलाज कराए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या अपनी बीवी को तलाक दे रहे हो? मैंने पूछा। वो आंखें फाड़कर मुझे देखने लगा। घबराओ नहीं भाई मेरे, मैंने कहा। तुम्हारी बीवी की शोहरत सुन चुका हूँ और जो बातें मुझको मालूम नहीं थी वो तुम्हारी माँ बता गई है। मैंने पूछा है कि अपनी बीवी को तलाक दे रहे हो? तलाक ही देनी पड़ेगी, उसने कहा। अगर 4 साल पहले तलाक दे देते तो क्या अच्छा नहीं था? मैंने कहा। क्या तुम्हारी बीवी शादी से पहले भी इसी तरह बदनाम थी? इतनी तो नहीं थी, उसने जवाब दिया। या शायद हमें पता नहीं था। अब पता लगा है तो मैं उसको तलाक दे रहा हूँ। तो मलिक रहमत को ज़रूर कत्ल करना था क्या? मैंने कहा। उसको बड़ी ज़ोर का झटका लगा। उसकी आंखें जो पहले ही मरीजों जैसी थीं बिल्कुल सफ़ेद हो गईं और ऐसा ही रंग उसके चेहरे का हो गया। वो तो गश खाने लगा था। वो कुछ कहने लगा तो उसके सिर्फ होंठ हिले, ज़बान ना हिल सकी। मर्द बनो यार, मैंने कहा। मैं गैरत वाले मर्दों की कदर किया करता हूँ। चढ़ो या फांसी चढ़ाना या साफ निकाल देना मेरे इख्तियार में है। तुम्हारी बीवी के भाई भी तुम्हारे साथ थे या वो अकेले गए थे? बंदूक तुम्हारी थी या उनकी? मेरे पास बंदूक नहीं जनाबे वाला, उसने कहा। उनके पास 2 नाली बंदूक है, लेकिन हम पर जो आपने इल्ज़ाम लगाया है ये बिल्कुल गलत है। फिर सोच लो, मैंने कहा। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त मामला मेरे हाथ में है, मौके का कोई गवाह नहीं। मान जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। उसकी हालत गैर होती चली गई और वो इनकार करता रहा। मैं बजरिया जिरा और सवालात उसके पीछे पड़ा रहा, हत्ता कि उसके आंसू निकल आए और हाथ जोड़कर कहने लगा कि वो पहले ही मर रहा है और मैं उसको और ज़्यादा परेशान ना करूं। सफ़िया के भाइयों की बाबत तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जाने, उनका खुदा जाने, उसने रोते हुए कहा। मैं तो उनके वास्ते कसम नहीं खा सकता। उनकी बहन बदनाम होकर घर बैठ गई है। मैं अपनी तरफ से उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। उन्होंने अपनी बहन को बहुत मारा पीटा था और मेरे आगे उनका सर नीचा रहा। इस आदमी की मैं सेहत देखता था तो दिल नहीं मानता था कि उसने 4 मील दूर जाकर किसी को गोली मारी होगी। ये भी याद रखें कि मकतूल के मरने का वक्त 10 साढ़े 10 बजे दिन का था। दिन के वक्त किसी को गोली मार के भाग आना इस आदमी के बस का काम नहीं था। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि बीमार आदमी में कुव्वत बर्दाश्त नहीं हो सकती। हो सकता है कि इसको बर्दाश्त ना हुआ हो और ये मकतूल के कत्ल के वास्ते चल पड़ा। इसके खिलाफ इस वजह से भी शक पुख्ता होता था कि 4 साढ़े 4 साल से मुसलसल हल्के बुखार में मुब्तला था। बीवी भी बेवफा निकली। उसने सोचा होगा कि इस ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है, और अगर मरना है तो अपने दुश्मन को भी साथ ही ले चलो। मैंने उसको मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में रखा और बाहर बिठा दिया। सफ़िया के बड़े भाई को बुलाया। ये तो हो नहीं सकता था कि वो फ़ौरन कह देता कि हाँ, मलिक रहमत को मैंने गोली मारी है, और ये भी ज़रूरी नहीं था कि कातिल यही हो। इसके खिलाफ शक पुख्ता था और शक की वजूहात मौजूद थीं। मैंने उसके साथ भी इसी तरह की बातें की जिस तरह सफ़िया के खामिद के साथ की थी। उसको कहा कि वो कातिल है और वो मान जाए तो मैं उसकी मदद करूँगा। आपको ये बता दूँ कि मैंने पुलिस की तफ्तीश के अंदाज से बातें की थीं। ये उस्तादी तरीका होता है जिसको आम लोग नहीं समझ सकते। बाज़ औक़ात किसी मुश्तबा के साथ इस तरह बात की जाती है जैसे थानेदार बेचारा सीधा सादा और बेवकूफ़ आदमी है। बाज़ बातें इस तरह की जाती हैं जैसे चलते चलते कोई गैर ज़रूरी सी बात कह दी हो। इस शख्स के साथ मैंने इसी तरह बातें की। मैंने देखा कि इस पर खौफ और घबराहट नहीं थी। उसने कहा कि उसके पास शिकारी बंदूक है। बंदूक को तो वो नहीं छुपा सकता था।
ये थाने के रिकॉर्ड में लिखी हुई थी। लेकिन उसने ये नहीं माना कि वो वारदात के रोज़ बंदूक लेकर कहीं बाहर गया था। उसने ये भी तस्लीम कर लिया कि उसकी बहन सफ़िया की दरपर्दा दोस्ती मकतूल के साथ थी और उसने सफ़िया को मारा पीटा भी था। वो तुम्हारी बहन है, मैंने कहा। मैं उसकी बाबत कुछ ऐसी बातें पूछूंगा जो तुम्हें बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन मैंने तुम्हारे खिलाफ एक शक साफ करना है। थोड़ी देर के वास्ते भूल जाओ कि सफ़िया तुम्हारी बहन है। आप बात करें, उसने कहा। आपको बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। क्या सफ़िया शुरू से ऐसी ही थी? मैंने पूछा। यानी शादी से पहले? उसने मेरी बात काटते हुए कहा। उसकी आदतें ज़रा आज़ाद थीं, हंसती खेलती ज़रा ज़्यादा थी। इसमें यह खराबी अब पैदा हुई थी, हम नहीं मानते थे, लेकिन ये इतनी आज़ाद हो गई कि मलिक रहमत के दफ्तर तक चली जाती थी। उसने आड़त का दफ्तर ऐसी जगह बनाया हुआ है जो महल्ले के साथ है। मैंने अपनी आंखों देखकर यकीन किया। ये कब की बात है? 7-8 महीने हो गए हैं, उसने जवाब दिया। दरअसल उसके ख़राब होने की एक वजह यह भी है कि उसके खामिद को ऐसी बीमारी लगी हुई है कि उसके जिस्म में न खून रहा है और न दम रहा है। हमारी बहन ने 4-5 साल बर्दाश्त किया है। मैं ये नहीं कहता कि सफ़िया ने जो किया है ठीक किया है, मैं आपको वजह बता रहा हूँ। बदकारी बदकारी ही होती है जनाब, इसकी वजह चाहे कुछ भी हो। फिर मलिक रहमत हमारे इस मरीज़ बहनोई का हमदर्द बन गया और इसके घर आने जाने लगा। उसको मलिक रहमत बड़ी दूर किसी हकीम के पास भी ले गया था। हमारा बहनोई गरीब तो नहीं, लेकिन उसके इलाज का खर्च मलिक रहमत देता रहा और हमारा बहनोई खुश होता रहा। उसको इतनी भी समझ न आई कि मलिक रहमत उसके घर में क्या जाल फेंक रहा है। हुआ ये कि सफ़िया उसके जाल में आ गई और इनके गलत ताल्लुकात का सिलसिला शुरू हो गया। इस खराबी से पहले ही तुम इस वजह से तलाक ले लेते कि तुम्हारा बहनोई बीमार है, मैंने कहा। वो तो बेकार हो चुका था। उसकी और मेरी इन बातों का जो मैं आपको सुना रहा हूँ तफ्तीश के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये मैं आपको इस मतलब के लिए सुना रहा हूँ कि हम लोग कैसी कैसी गलतियाँ करके घरों में खराबियाँ पैदा कर लेते हैं। सफ़िया के खामिद को चाहिए था कि शादी के कुछ अरसे बाद वो जब मासूर हो गया था तो बीवी को तलाक दे देता और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद न करता, लेकिन इसमें वो अपनी बेइज्जती समझता था। इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी बीवी ने एक गैर आदमी के साथ ताल्लुकात जोड़कर खामिद को लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। मैंने उसके भाई से पूछा कि अपनी बहन को तलाक क्यों न दिला दी, तो उसने भी इज्जत और गैरत का नाम लिया कि तलाक से बड़ी बेइज्जती होती है। ये लोग अपनी इज्जत और गैरत को देखते रहे और नतीजा ये निकला कि एक नौजवान औरत की इस्मत गई और एक आदमी कत्ल हो गया। सफ़िया का भाई मुझको कातिल नज़र तो नहीं आता था, लेकिन हालात इंतहाई बुज़दिल और इंतहाई शरीफ आदमी को भी कातिल बना दिया करते हैं। उसके खिलाफ ये शहादत बन सकती थी कि कत्ल के वक्त वो शहर से बल्कि घर से भी गैर हाजिर था और इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता था। फिर ये शहादत दरकार थी कि इसको मकतूल की ज़मीनों के इलाके में बंदूक के साथ देखा गया। ये शहादतें न मिलने के बावजूद मैं इस शक को छोड़ नहीं सकता था। वजह मौजूद थी जो इसके खिलाफ शक पैदा करती थी। इसके बाद मैंने इसके छोटे भाई से पूछगछ की। यह भी इनकार करता था। इसको अपने बहनोई और अपनी बहन पर बहुत गुस्सा था। मैंने उसके बड़े भाई से भी और उससे भी उस धमकी का पूछा जो उन्होंने सफ़िया की सास के ज़रिए मकसूद की मां तक पहुंचाई थी। हाँ जी, इस नौजवान ने कहा। ऐसी बात मैंने भी कही थी और मेरे बहनोई ने भी कही थी, लेकिन हमने इस धमकी पर अमल नहीं किया और अमल करने का इरादा भी नहीं था। हम में इतनी जान नहीं कि इतने बड़े आदमी पर हाथ डालते। इन लोगों में इतनी जान थी या नहीं, ये तो अभी मैंने देखना था। सबसे पहले तो मुझको इनकी बंदूक की ज़रूरत थी। मेरी अपनी ज़रूरत ये थी कि पूरी रात गुजर गई थी और मैं मुश्तबों के साथ झकझक कर रहा था। कल का दिन जो गुजरा था वो मैं आपको सुना चुका हूँ। मुझको थोड़े से आराम की ज़रूरत थी। सुबह के 7 साढ़े 7 बजे का वक्त हो गया था। मैं अपने घर चला गया, नहाकर नाश्ता किया और तकरीबन 2 घंटे सोकर वापस आया। सफ़िया के भाइयों को साथ लिया और इनके घर को रवाना हो गया। रास्ते में वो मेरी मिन्नतें करते रहे कि मैं उनके घर की तलाशी ना लूँ। ये ख़ास तौर पे ख्याल रखे कि ये शहरी लोग थे और कुछ पढ़े लिखे भी थे। इस वजह से ये देहातियों से मुख्तलिफ थे। देहात के लोग लड़ाई, मार कुटाई और कत्ल से नहीं डरते। कत्ल करके फ़ख्र करते हैं। शहरी अपनी तहजीब की वजह से बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं उनके घर चला गया और महल्ले से 2 गवाह लेकर बंदूक उस तरीके से बरामद की जो कानून के मुताबिक था। उनके घर में जितने कारतूस थे वो भी अपने कब्जे में ले लिए। वहाँ मैंने पहली बार सफ़िया को देखा। कशिश वाली औरत थी। सबसे बड़ी कशिश ये थी कि वो
जवान थी और उसका रंग ज़रा साफ सुथरा था। वो कोई ख़ास तौर पर खूबसूरत औरत नहीं थी। मैंने उसको अलग कमरे में बिठाया। सफ़िया, मैंने उसको कहा, तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, मुझको सब मालूम हो चुका है। तुम्हारे भाइयों ने भी बता दिया है, तुम्हारी सास और खाविंद के बयान भी ले चुका हूँ। तुम अब कहोगी कि ये सब गलत है तो मैं नहीं मानूंगा। उल्टा तुम खुद परेशान होगी। ज़रा सोचो कि मैं तुम्हें थाने ले जाऊँ तो तुम्हारी जो ज़रा सी इज्जत रह गई है वो भी जाती रहेगी। तुम इनकार नहीं कर सकती कि मलिक रहमत, इसके साथ तुम्हारी खुफिया दोस्ती थी। कहो, क्या कहती हो? उसने सर झुका लिया और बहुत ही आहिस्ता से इकरार किया कि ये बात ठीक है। अब एक और सच्ची बात तुम्हारे आगे रखता हूँ, मैंने झूठ बोला। इस बात को भी झुठलाना नहीं। कल सुबह तुम्हारे दोनों भाई बंदूक लेकर बाहर निकल गए थे। तुम्हें ये तो पता नहीं होगा कि बाहर कौन कौन उनके साथ गया था। मुझको ये बताओ कि वो किस वक्त वापस आए थे? कल सुबह, उसने हैरान होकर कहा। कल सुबह वो बाहर निकले होंगे लेकिन बंदूक लेकर नहीं गए। फिर ये परसों सुबह की बात होगी। मैं याद करके बता सकती हूँ कि वो किस वक्त निकले और किस वक्त वापस आए, उसने कहा। लेकिन ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो बंदूक लेकर नहीं गए। अगर आपको ये शक है कि मलिक रहमत को मेरे भाइयों ने कत्ल किया है तो ये शक दिल से निकाल दें। क्या तुम्हें मलिक रहमत के मरने का कोई अफसोस नहीं? मैंने पूछा। नहीं, उसने बड़ी पुख्ता आवाज़ में जवाब दिया। मैं उसके झांसे में आ गई थी। उसने मेरी खाविंद की बीमारी पर बहुत खर्च किया था। मैं तो दुआएं मांगती थी कि मेरा खाविंद ठीक हो जाए। मैं मलिक रहमत की बातों में आ गई और अपना आप गंवा बैठी। वो बड़ा घटिया आदमी था, मुझको अपनी इश्कबाजियाँ सुनाया करता था। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उसके साथ ताल्लुक़ तोड़ लिया था। क्या वजह थी? उसने अपनी ज़मीनों वाले गांव की किसी औरत के साथ दोस्ताना गांठ लिया था, सफ़िया ने जवाब दिया। मुझको जब भी मिलता उस औरत की बातें सुनाता कि वो किस तरह इस पर मरती है। वो कहता था कि उसके 3 भाई हैं और खाविंद भी है। ये औरत उनकी परवाह नहीं करती। उसने मुझको ये भी बताया था कि एक रोज़ इस औरत के भाइयों ने उसको धमकी भेजी थी कि वो अपनी ज़मीन की हदूद से बाहर कदम न रखे वरना मारा जाएगा। क्या तुमने इस बात को सच मान लिया था? मैं क्या बता सकती हूँ कि ये सच था या झूठ, उसने जवाब दिया। वो उस औरत की बातें ऐसे तरीके से सुनाता था जैसे मुझको उसके मुकाबले में कुछ भी ना समझता हो। मैं इसके बाद उसको नहीं मिली। मलिक रहमत कब तक तुम्हारे खाविंद के पास आता रहा है? मैंने जब उसके साथ ताल्लुक़ तोड़ लिया, इससे महीना भर पहले तक आता रहा, सफ़िया ने जवाब दिया। फिर उसने मेरे यहाँ आना बंद कर दिया, जिसकी एक वजह यह भी थी कि मेरे खाविंद को और मेरे भाइयों को हमारे ताल्लुकात का पता लग गया था। मैंने इसको कहा था कि वो मेरे घर ना आया करे। तुमने एक बात सच बता दी है, मैंने कहा। अब कोई पर्दा ना रहने दो। मलिक रहमतुल्लाह के अलावा तुम्हारे किस किस के साथ ताल्लुकात थे? और कोई नहीं था, उसने जवाब दिया। और मुझको ये यकीन दिलाने के वास्ते कि वो ठीक कह रही है, उसने बहुत कुछ कहा। उसकी ज़ुबान से मैं उसके भाइयों के खिलाफ कोई बात नहीं उगलवा सकता था। मैं बंदूक, कारतूस और उसके भाइयों को साथ लेके थाने चला गया। मैंने उस गांव के नंबरदार को और मुखबिरों को थाने लाने के लिए एक कांस्टेबल को भेजा। सफ़िया ने एक इशारा दिया था। कत्ल तो दरअसल देहात के लोग किया करते थे। शहर के मुखबिर आए हुए थे। मैंने उनसे रिपोर्टें लेना शुरू की। उनसे मुझको कोई नई बात मालूम ना हुई। मकतूल की बाबत वही कुछ मालूम हुआ जो मुझको पहले ही मालूम हो चुका था। सफ़िया की बाबत भी कुछ और पता न लगा। कई घंटे इसी तरह गुजर गए। फिर उस गांव का नंबरदार और 2 और आदमी आ गए। मैंने नंबरदार को अपने पास बिठाया और मकतूल की बाबत पूछा। हुजूर, मैं तो खुद आने लगा था, नंबरदार ने कहा। मैं इस वजह से पहले ना आया कि शायद आपको असल मुजरिम मिल गया है। कुछ भी नहीं मिला चौधरी। फिर मेरी एक बात पर गौर करें, नंबरदार ने कहा। मेरे गांव की एक जवान औरत मलिक रहमत के पास उसके ज़मीनों वाले मकान में जाया करती थी। ये बात तो मलिक के मज़ारों को भी मालूम है। मलिक मेरे गांव में पहले पहल आता रहा था, फिर उसने आना छोड़ दिया था। मैंने अपनी आंखों को उस औरत के साथ ऊंची फसलों के दरमियान मेंढ पर खड़े बातें करते देखा है। इसमें कोई शक शुबा नहीं कि उनके आपस के ताल्लुकात थे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि मलिक रहमत ने मेरे गांव में आना क्यों छोड़ा था। इस औरत के भाइयों को अपनी बहन की करतूत की खबर हो गई थी और वह इस औरत के खामिद के साथ मिलकर मलिक को मारने पीटने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन मलिक के एक मज़ारे ने इसको पहले ही खबरदार कर दिया था। क्या इन लोगों के पास शिकारी बंदूक है? हाँ जी, उसने जवाब दिया। उनके पास 12 बोर की 2 नाली बंदूक है। उन्होंने अपनी बहन को मार मार कर बेहोश कर दिया था। फिर उसका गांव से बाहर जाना भी बंद किया हुआ था। मैं हैरान हूँ चौधरी, मैंने कहा। यह मलिक बूढ़ा हो गया था।
फिर भी इसकी हरकतें ऐसी थीं। ये शराब की ताकत थी जनाब, उसने कहा। फिर ये पैसे की ताकत थी। फिर क्या हुआ? अब ज़रूरी बात सुने, उसने कहा। इस औरत के खामिद का एक भाई फौज में हवलदार है। मैंने परसों शाम उसको गांव में देखा था। इसके बाद वो नज़र नहीं आया। क्या वो छुट्टी पर आया था? मैंने पूछा। तुम उसे मिले होगे? नहीं, उसने जवाब दिया। मैं उसको नहीं मिला। वजह यह है कि मेरे ख़ानदान की इस ख़ानदान के साथ बोलचाल बवजह अदावत बंद है। बड़ा तेज़ और लटबाज ख़ानदान है। वो ऐसे वैसे लोग नहीं। मैंने पता लगाया था कि ये कब आया है और कितनी छुट्टी पर आया है। मुझको बताया गया कि परसों सुबह आया था। ये भी पता लगा कि उसके पास कोई सामान नहीं था। एक बात ये सामने रख लें कि कल सुबह इस औरत का एक भाई अपने एक दोस्त के साथ बंदूक लेकर शिकार के वास्ते गया था और वो दोनों वापस आए तो इसके कुछ देर बाद गांव में खबर आ गई कि मलिक रहमतुल्लाह फलां जगह मारा गया है। मैं इस वजह से आपके पास ना आया कि ये इलाका दूसरे नंबरदारी में आता है। वो नंबरदार इस वजह से आपके पास नहीं आया कि वो बुखार में बड़ी बुरी हालत में घिर पड़ा है। मुझको सबसे पहले ये शक हुआ कि इस औरत का भाई मलिक से अपनी बेइज्जती का बदला ले आया है। नंबरदार ने बहुत सारी तफसीलात भी सुनाई थी। मुख्तसर ये कि उसने मुझको एक और खोज पर डाल दिया। इस नंबरदार के खिलाफ भी शक पैदा होता था। उसने कहा था कि इस औरत के ख़ानदान के साथ उसकी ख़ानदानी दुश्मनी है। इस वजह से मुझको शक हुआ कि ये उनके खिलाफ बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट दे रहा है। बहरहाल मुझको एक सुराग मिल गया था। मैं फ़ौरन इस सुराग पर दौड़ पड़ा, अपना ज़रूरी अमला साथ लिया और नंबरदार के गांव चला गया और सीधा इस औरत के भाइयों के दरवाजे पे जा रुका। दोनों भाई घर पर ही थे। जो ही वो बाहर निकले मैं उनको धकेल कर अंदर चला गया और उनको कहा कि अपनी बंदूक मेरे हवाले कर दें। उन्होंने 2 गवाहों की मौजूदगी में बंदूक बरामद कर दी और मैंने उसके कारतूस भी अपने कब्जे में ले लिए। ये बंदूक कब चलाई थी? मैंने उनके घर में खड़े खड़े पूछा। कल सुबह, एक भाई ने जवाब दिया। मैं शिकार पर गया था, 15-16 परिंदे मारे थे। और वो जो बड़ा मोटा शिकार किया है? मैंने कहा। नहीं हुजूर, उसने अनजान बनते हुए जवाब दिया। शिकार के वास्ते तो बहुत आगे जाना पड़ता है, हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे। जो मोटा शिकार तुमने किया है वो तो यहाँ बिल्कुल करीब ही तुमको मिल गया था, मैंने कहा और उसके करीब होकर उसके कान में आहिस्ता से कहा, मैं मलिक रहमत की बात कर रहा हूँ। वो इस तरह पीछे हटा जैसे मैंने उस पर हमला करने की खातिर खंजर निकाल लिया हो। उसने नंबरदार की तरफ देखा जो हमारे ही करीब खड़ा था। नंबरदार, उसने दांत पीस कर नंबरदार को कहा, दुश्मनी मैदान में निकल कर कुल्हाड़ियों और लाठियों से पूरी की जाती है। तुमने थाने में जाकर ये झक मारी है कि मलिक रहमत को मैंने गोली मारी है। लानत है तेरी मर्दानगी पर, मर्द ओछावार नहीं करते। तुम मेरे साथ बात करो यार, मैंने कहा। मुझको मालूम है कि नंबरदार के साथ तुम्हारी दुश्मनी है। मैं अब इसकी नहीं तुम्हारी बात सुनूंगा। मेरे साथ सच बोलोगे तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। चौधरी, दूसरे भाई ने नंबरदार को कहा, हम तेरे इस बार का जवाब मैदान में देंगे। हम ज़रा पुलिस से भुगत लें। वहाँ नंबरदार के 1-2 रिश्तेदार भी मौजूद थे। उन्होंने इन दोनों भाइयों की ललकार का जवाब दिया। अगर मैं मौजूद ना होता तो इनका आपस में खून खराबा हो जाता। मैं इन दोनों भाइयों को, इनके बहनोई को और इनकी मुताल्लिका बहन को साथ लेकर गांव से आ गया। रास्ते में मकतूल की ज़मीनों से गुजरा और कुछ देर वहाँ रुका। वहाँ 4 मज़ारे मौजूद थे। उन सबको इकट्ठा कर लिया और उनसे पूछा कि ये औरत यहाँ आती थी और मकतूल को मिलती थी या नहीं। पहले तो वो सब घबराए, फिर मेरे रौब और हौसला अफजाई से उन्होंने इकरार कर लिया। मैंने उनको भी थाने ले जाने के वास्ते अपने साथ ले लिया। सबसे पहले उस भाई को अपने दफ्तर में बिठाया जो शिकार हो गया था। उसके साथ जो दोस्त गया था मैं उसको भी साथ ले आया था। देखो मेरे दोस्त, मैंने औरत के उस भाई को कहा, मुझको और अपने आप को तंग करके जो बात बताओगे वो अभी बता दो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। क्या बता दूं? ये कि मलिक रहमत को तुमने गोली मारी है, मैंने कहा। मैं न खुद हेर फेर करूँगा और न तुम्हें करने दूंगा। हुजूर, उसने कहा, आपने देख लिया है कि नंबरदार के साथ हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है। हमें ख़राब करने का इसको बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। क्या तुम्हारी बहन के ताल्लुकात मलिक रहमत के साथ नहीं थे? मैंने पूछा। क्या तुमने अपनी बहन को मलिक रहमत के पास जाते नहीं पकड़ा था? क्या तुमने अपनी बहन को मार मार के बेहोश नहीं कर दिया था? हाँ हुजूर, उसने कहा, ये सब दुरुस्त है। मैं सच को सच ही कहूँगा, लेकिन मैं मलिक रहमत का कातिल नहीं। वो आधी रात से पहले पहले तुम अपनी ज़बान से कहोगे कि तुम कातिल हो, मैंने कहा।
अगर तुम नहीं तो तुम्हारे बहनोई का भाई जो फौज में हवलदार है, वो ये काम करके गया है। वो कितनी छुट्टी पर आया था? कौन सा हवलदार? उसने हैरान होकर कहा। वो तो नहीं आया। क्या वो परसों यहाँ नहीं था? ना जी, उसने कहा। आपको किसने बताया है? नंबरदार इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता था। मैं अपने कमरे से निकला और नंबरदार को अलग करके कहा कि ये शख्स कह रहा है कि इसके बहनोई का भाई हवलदार नहीं आया था। नंबरदार ने कहा कि मैं चाहूँ तो वो उन दोनों आदमियों को गांव जाकर थाने ले आता हूँ जिन्होंने हवलदार को देखा था। चौधरी, मैंने उसको थानेदारों के रौब से कहा, ये झूठ निकला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।